हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, लोक नृत्य कौन से पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए? जनजातीय पढ़ लिए सारे सारे लिखवा दिए। चलो लो एक बार नाम तो बता दो, भीलों के नृत्य बताओ दे कौन कौन से? गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा और नेजा। गरासियों के वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया और गोर। और कालबेलियों के चक्री, इंडोनी और पनियारी। और उनके आपके अंगंजर के चक्री और धाकड़। कथोड़ी के मावलिया और होली। मेवों का रणबाजा और रतवई। शहरियों का, अच्छा हमने एक एक पढ़ा पहले। गेर, गेर आपके मेवाड़ में भी होता है और मारवाड़। मेवाड़ में तो करते हैं भील और मारवाड़ में करते हैं साथ। होली के टाइम होता है, पुरुषों का होता है और पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नाचते हैं। वो जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को क्या बोलते हैं? ओंगी। इतनी बातें पढ़ी। और इसका मुख्य केंद्र बाड़मेर में एक गांव पड़ता है गौरी। गौरी हमने पढ़ा था भीलों का है, मेवाड़ में भीलों का है। रक्षाबंधन के और कितने दिन चलेगा? और एक नाम और बताया था मैंने, युद्ध का मतलब जिसमें युद्ध जैसा वातावरण हो, दो ग्रुप बन जाए और आपस में लड़ाई करने जैसा करे। तो वो डांस कौन सा है? युद्ध, पुरुष करेंगे। दूसरा कौन सा था? दो चक्र बना के डांस करे, एक में नाच ले महिला और एक में नाच ले पुरुष। फिर कौन सा था? शादी के टाइम किया जाता है, पुरुष करते हैं घुटनों के बल बैठ के करते हैं, हाथों में तलवारें लेके करते हैं। आगे कौन सा है? घुमरा। बांसवाड़ा के इलाके में भील महिलाएं डांस करती है। अगला कौन सा था? भील भी करते हैं, मीणा भी करते हैं। महिला भी करती है, पुरुष लकड़ी के डंडे पे क्या बांध देते हैं? महिलाएं तो उसे बचाती है और पुरुष उसे उतारने का प्रयास, तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके बाद कौन सा आ गया अपने गराज? पहला कौन सा? वाल। महिला भी और पुरुष डांस करते समय क्या बनाते हैं? दो आधे वृत्त में खड़ी रहेगी महिला और आधे वृत्त में कौन खड़े रहेंगे? पुरुष। और वाद्य यंत्रों का प्रयोग। और इसी डांस में तालियां बजा बजा के डांस कर लो तो हो जाए कूद। कौन सा हो जाए? फिर दूसरा पढ़ा था हमने मांदल। मांदल वाद्य यंत्र लेके महिलाएं डांस कर ले, कौन सा हो गया? मांदल। लूर, लूर एक गोत्र होता है गरासियों का, उसकी महिलाएं जब डांस करते हैं कितने ग्रुप बनाती है? दो। एक कौन सा? वर पक्ष एक, और वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष लड़की की मांग। अच्छा, उसके बाद में आगे कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? जवारा। महिला पुरुष दोनों करते हैं, होलिका दहन के टाइम करते हैं, पर महिलाओं के हाथों में क्या होती है? जवार। उसके बाद में कौन सा था? मोरिया। अच्छा, आबू क्षेत्र में गणगौर के समय महिला पुरुष दोनों द्वारा किया जाने वाला डांस है, उस डांस का नाम क्या है? गो। इसके बाद कौन सा आगे? अच्छा, मोरिया रह गया। अच्छा, मोरिया, मोरिया पुरुष करते हैं, गणपति स्थापना के टाइम में करते हैं और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला डांस है ना, गौर बताई दिया। फिर आगे कौन सा हुआ? कालबेलिया। कालबेलिया में पहला कौन सा? एक उनकी प्रेम कहानी पर आधारित, प्रेम कहानी पर आधारित, कैसा हो गया? युगल। इसके बाद में भीख मांगते समय महिला या पुरुष? महिलाएं करते। फिर इसके बाद में कौन सा है? चक्री। महिला जिसमें चक्री हो जाए वो डांस कौन सा है? चक्री। मुख्य नर्तंगना कौन सी है? आगे कौन सा है? कौन सा है? इंडोनी। इंडोनी लेके नाचे, उस प्रकार जो गीत होते हैं कौन से हो गए आपके? और महिलाओं की जो ड्रेस होती है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, उस टाइप की ड्रेस पहनती है। फिर आगे पनियारी, ये गीत है उसमें भी युगल डांस किया जाता है, उसका नाम क्या हो गया? पनियार। हमने पढ़ा कि कालबेलिया डांस है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। कालबेलिया डांस सिखाने के लिए अपने जयपुर के पास में एक जगह हाथी गांव, और कालबेलियों के अपने वाद्य यंत्र पढ़े थे, पुंगी, खंजरी, घुराड़ियों, मोरचंग, ये सब उनके क्या है? वाद्य यंत्र। उसके बाद अच्छा, यूनेस्को की साइट दूसरी बताई थी। अच्छा, इसमें आपके नेचुरल में एक साइट है, कौन सी आपकी? और उधर वाले में कौन कौन सी आपकी? जयपुर का जंतर मंतर, 6 पर्वतीय किले और जयपुर शहर। 6 पर्वतीय किले कौन कौन से? गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर। और एक अमूर्त में एक ही चीज है, वो कौन सा? आपकी कालबेलिया डांस। उसके बाद में कंजरों, कंजरों चक्री महिलाएं करेगी, जो कपड़े पहनती है उनके नाम याद रखने, खुश नहीं। उसके बाद में धाकड़, पुरुषों का डांस, एक युद्ध हुआ था उनके, उसकी याद में किया जाता है, जालापाव और विदा। उसके बाद कौन सा? कटोरी। कटोरी में पहला कौन सा? माँ को याद करते हैं, तो माँ का भी याद की जाए, नवरात्रि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद महिलाओं का डांस है, होली के टाइम करती है, पिरामिड बनाती है, क्या बनाती है? और वो साड़ी पहनती है, उसको क्या बोलते हैं? फड़का साड़ी। उसके बाद कौन सा? पहला रण। रण, रण का मतलब युद्ध। युद्ध जैसे डांस होंगे किसके होंगे? पुरुषों के। उसके बाद कौन सा हो गया? रतवई, ये महिलाएं करती है, हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन के करती है। और अलगोजार दमामी बजाते, क्या बजाते? अलगोजार दमा। आगे बात समझ। अच्छा, एक दो यू नाम है लिख लो, अन्य नृत्य एक दो नाम लिख लो। मैंने उनके बारे में कभी कोई डिस्क्रिप्शन तो पढ़ा नहीं, पर फिर कई बार स्टूडेंट पूछता रहता है, सर ये तो पढ़ाया नहीं आपने। अन्य नृत्य करके लिख लो। रमणी नृत्य, भील। अब कहां होता है, क्यों करते हैं, मैंने तो कहीं देखा नहीं। मछली नृत्य, बन जा रहा, पानी में कूदते होंगे मछली बन बन के। दो लिख लो, बॉक्स बंद कर लो अलग से। क्या हो गया? इसको आता है? मछली डांस आता है इसको?
आज बरसात हो रही, बाहर जाते कर देना आप। है हाँ, रमणी नृत्य क्या लिखा, भील और मछली कौन सा आपका, बॉक्स बंद कर लो, नाम नाम याद रख लेना। तो कोई कई बार कोई ऑब्जेक्टिव किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं लिखवाता नहीं बेटा, पर आगे पूछ रहे सर रमणी नहीं लिखवाया, सर मछली नहीं लिखवाया, तो अपने याद रख लेना। मैं एक बीच में 2-3 लोगों के नाम लिखवाने भूल गया था, ये लिख लेते हैं अपने, है ना। उस दिन बाद मेरे दिमाग में फिर मैंने कहा लास्ट में लिखवा देंगे। अब 3 बंदे, देखो सुनना मेरी बात। एक बंदे है मणिशंकर गांगुली। कौन बंदे? मणिशंकर गांगुली। एक बंदे हैं जिनका नाम है आपके कोमल कोठारी। क्या नाम है? कोमल कोठारी। एक बंदे हैं जिनका नाम है देवीलाल सामर। क्या नाम है? देवीलाल सामर। इन्होंने घुड़ला नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। कौन से डांस को प्रोत्साहन दिया था? इन तीनों के नाम लिखो, लास्ट में लिख लो, अपने बॉक्स में बंद कर लेना। कोई इनके बारे में 2-2 बातें और लिखेंगे तो लास्ट में लिख लेंगे, ठीक रहेगा। कौन कौन बंदे बताओ देखिए? मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी और देवीलाल। आगे लिख लो। इन्होंने घुड़ला नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। दे प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ घुड़ला डांस। घुड़ला पढ़ाया था बीच में। इन्होंने घुड़ला नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। दे प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ घुड़ला डांस। वास्तव में क्या था देखो, सुनो मेरी बात। ये मणिशंकर गांगुली, ये कोमल कोठारी, ये सब एक संस्था से जुड़े हुए थे। उस संस्था का नाम है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। क्या नाम है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर में। कहां पर है? 1957 में बनी थी। 1957 में जोधपुर के अंदर बनी थी अपने राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उसके अंदर इन लोगों ने काम किया। और संगीत नाटक अकादमी का तो काम ही यही होगा, संगीत को, नाटक को, नृत्यों को इनको बढ़ावा देने का काम करेंगे। तो जोधपुर में एक डांस कौन सा होता है? घुड़ला। तो इन्होंने उसको बढ़ावा देने का काम कर लिया था। तो आगे और पढ़ेंगे, मैं संस्थाओं के नाम लिखूंगा तब मैं इनके नाम और लिखवा दूंगा, आपको याद रह जाएगी बात है। आप वरना अपने दिमाग में क्यों किया सर, ये कौन थे? तो अपने दिमाग में रखना भाई संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष मंत्री रहे थे, इसलिए उन्होंने बढ़ावा दिया। इनमें भी 2 बंदे, इनका योगदान और बड़ा जोरदार है। ये जो कोमल कोठारी थे, ये अपने राजस्थान के ऐसे बंदे हैं जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? पद्मश्री और पद्म भूषण। फिर 2013 में इनको राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न भी दिया था। क्या दिया था? तो एक बार मुझे याद, एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि राजस्थान के एक बंदे जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिला हुआ है, कौन थे? तो कौन थे? कोमल कोठारी। फिर और बताता हूं, अपने राजस्थान के एक बहुत महान साहित्यकार हुए विजयदान देथा। कौन हुए? विजयदान देथा। और विजयदान देथा ने और कोमल कोठारी दोनों ने मिलके, इन दोनों ने मिलकर एक संस्थान बनाया था। उस संस्थान का नाम है रूपायन। कौन सा संस्थान है? रूपायन। रूपायन का मतलब यही होता है, रूपायन का मतलब ये डांस वगैरह, नृत्य, सॉरी डांस, म्यूजिक और ड्रामा से संबंधित जो संस्थाएं होती है उनको क्या बोला जाता है? रूपायन। तो रूपायन संस्थान बनाया था 1960 में। जोधपुर के अंदर एक गांव पड़ता है बोरुंदा। कौन सा गांव पड़ता है? बिजी का गांव था ये। विजयदान जी जो थे, इनका खुद का गांव पड़ा करता था बोरुंदा। इनके गांव के अंदर 1960 में इन लोगों ने एक संस्था बनाई। संस्था का नाम क्या था? रूपायन संस्थान। किन किन लोगों ने मिलकर? कोमल कोठारी और विजयदान देथा। तो कोमल कोठारी के बारे में क्या क्या बातें, आज भी क्या क्या पुरस्कार मिले हुए? पद्मश्री, पद्म भूषण, राजस्थान रत्न। कौन सी संस्था बनाई? रूपायन संस्थान। किसके साथ मिलकर बनाई? विजयदान देथा। कहां पे बनाई? बोरुंदा। और कब बनाई? नीचे हेडिंग डालो कोमल कोठारी। अपने 2 बात लिख लेते हैं इनके बारे में। कोमल कोठारी, और ध्यान रहे आदमी है, आदमी है कोमल कोठारी, है ना। फालतू में यूं अपने कई बार लगेगी लुगाई रही होगी। कोमल कोठारी लिख लो। पुरस्कार, अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं? पुरस्कार, अवार्ड्स आगे लिख लो। पद्मश्री, पद्म भूषण और राजस्थान रत्न। पद्मश्री, पद्म भूषण और राजस्थान रत्न। पद्मश्री, पद्म भूषण और राजस्थान रत्न। फिर नीचे लाइन चेंज करके लिखो। 1960 ईस्वी में, इन 1968, विजयदान देथा के साथ मिलकर ही अलोंग विथ विजयदान देथा, विजयदान देथा के साथ मिलकर ही अलोंग विथ विजयदान देथा, विजयदान देथा के साथ मिलकर ही अलोंग विथ विजयदान देथा, बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। फाउंडेड रूपायन संस्थान एट बोरुंदा। बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। फाउंडेड रूपायन संस्थान एट बोरुंदा।
बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी? फाउंडेड रूपायन संस्थान एट बोरुंदा। किसके साथ मिलके? विजयदान के साथ मिलकर। कौन सी संस्था बनाई थी? रूपायन। याद रह जाएगी बात। तो कौन कौन से मेडल मिले हमें? पद्मश्री, पद्म भूषण और राजस्थान रत्न। संस्था कौन सी है? कब, कहां, किसके साथ मिलके? एक लास्ट वाला नाम और लिखो, हेडिंग डालो, देवीलाल सामर। इनके बारे में दो चार बातें पढ़ते हैं। देवीलाल सामर ने 1952 में उदयपुर के अंदर एक संस्था बनाई थी, इसका नाम है भारतीय लोक कला मंडल। क्या नाम है संस्था का? भारतीय लोक कला मंडल। और इस भारतीय लोक कला मंडल वाली संस्था ने एक खेल को बहुत आगे बढ़ाया, कठपुतली। कठपुतली वाला जो डांस होता है, इस कठपुतली वाले डांस को आगे बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया था तो कौन सी संस्था ने किया था? भारतीय लोक कला। आपको नॉर्मली पूछ लिया, आपको कठपुतली नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? उदयपुर, क्योंकि उदयपुर में थी तभी संस्था आगे बढ़ाने का काम करेगी। और संस्था कौन सी है? भारतीय लोक कला मंडल। और मैं सन तो बोल रहा हूं, शायद 1965 के आसपास की बात है। रोमानिया देश है, रोमानिया। रोमानिया में कठपुतली महोत्सव हुआ था, अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, इंटरनेशनल ये पपेट्स फेस्टिवल किया गया था, और उसके अंदर भारत फर्स्ट था, भारत जीत के आया था। तो उसके पीछे यदि किसी की बुद्धि काम कर रही थी तो वो संस्था कौन सी थी? भारतीय लोक कला मंडल। लिखो आपने 1952 ईस्वी में, इन 1952 एडी, देवीलाल सामर हेडिंग डाल लिया ना आपने। 1952 ईस्वी में 1952 एडी उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। ही फाउंडेड भारतीय लोक कला मंडल एट उदयपुर। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। ही फाउंडेड भारतीय लोक कला मंडल एट उदयपुर। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। ही फाउंडेड भारतीय लोक कला मंडल एट उदयपुर। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? भारतीय लोक कला मंडल। किसने? देवीलाल सामर ने। कहां पे की थी? लिखो। यह संस्था कठपुतली के खेल, इस संस्था ने कठपुतली के खेल को प्रोत्साहित किया था या प्रोत्साहन दिया था। इस संस्था ने, दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटेड पपेट्स गेम, इस संस्था ने कठपुतली के खेल को प्रोत्साहन दिया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटेड कठपुतली के खेल को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड पपेट्स गेम, कठपुतली के खेल को प्रोत्साहन दिया था। नीचे एक लाइन चेंज करके लिखो, मैं सन कल देख के और बता दूंगा। एक बार 1965 लिखो। लिखो 1965 ईस्वी में, इन 1965 एडी, 1965 ईस्वी में तीसरे अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के दौरान, ड्यूरिंग थर्ड इंटरनेशनल पपेट्स फेस्टिवल, तीसरे अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के दौरान, ड्यूरिंग थर्ड इंटरनेशनल पपेट्स गेम या पपेट्स फेस्टिवल, कॉस्टम लिख लो रोमानिया। कहां पर बताइए? रोमानिया। रोमानिया देश है, रोमानिया। तीसरे अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के दौरान, कॉस्टम रोमानिया लिख लो। भारतीय दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इंडियन टीम गॉट फर्स्ट प्राइज। भारतीय दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इंडियन टीम गॉट फर्स्ट प्राइज। भारतीय दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बॉक्स बंद कर लो इसको अलग से अपने। और ये ध्यान रखना भाई, दो लोगों के बारे में ना, तो कभी कमल कोठारी के बारे में कोई मेंस में भी आपसे पूछ ले तो बता सकते हो कि कमल कोठारी कौन थे, तो लिख देना कि भाई राजस्थान के अंदर संगीत नृत्य नाट्य को बढ़ावा देने वाले एक व्यक्तित्व है, जिन्होंने 1960 में विजयदान देथा के साथ मिलकर बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की, और इनके ऐसे कार्यों के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण तथा राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था, किया जा चुका। लिख सकते हो। देवीलाल सामर के बारे में बता दोगे? देवीलाल सामर कौन है? तो वही राजस्थान में कला क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तित्व है, जिन्होंने 1952 में उदयपुर के अंदर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की, जो संगठन आगे चल के कठपुतली के खेल को बढ़ावा देने वाले संगठन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हाँ, किसमें क्वेश्चन है? कंप्यूटर अनुदेशक में क्वेश्चन है, क्या है? लोक कला मंदिर। हाँ, वो एक ही बात है, मंदिर कह दिया उन्होंने, गलती से लिख दिया होगा, बाकी लोक कला मंडल है। अच्छा, तो उसमें उदयपुर था, उत्तर उदयपुर है, आ गया। चलो फिर ठीक है। कमल, कमल कोठारी वाला ध्यान रखना, कमल कोठारी आदमी है ना। कई बार इंटरव्यू में कोई पूछ ले कमल कोठारी के बारे में क्या जानते हो आपको? सर, महिला होके भी इन्होंने जो घर की चार दीवारी की बेड़ियों को तोड़कर, जिस प्रकार सर 1960 ईस्वी में, पर एक महिला का इस प्रकार कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना है ना, क्या होता है कि स्टूडेंट को लगता है कुछ ना कुछ तो बताना ही है। मैं 2014 की बातें होगी शायद, 2014 में आरएस की वैकेंसी नहीं थी, बिना वैकेंसी के प्री का बैच बना लिया। तो पहले क्या फाउंडेशन में जितने ज्यादा बनते नहीं थे, अब तो भाई आपकी भीड़ खूब सारी पड़ती है आगे। पहले संख्या कम ही हुआ करती, तैयारी करने वाले लोग ही कम थे, तो हमारे पास भी कम ही आते। तो फाउंडेशन के बैच चलते हमारे साथ 3, 2 सुबह के बैच थे और 1 शाम का बैच हुआ करता था।
अब बाकी वाले टाइम में क्या करें मेरे बेटे? तो कहा यार एक प्री का बैच शुरू कर लेते हैं। सुख पुकार थी कि प्री की वैकेंसी आने वाली, हालांकि आई नहीं थी, फिर लग रहा था कि प्री की वैकेंसी आएगी, प्री की वैकेंसी आएगी, तो एक प्री का बैच बना लिया। तो जो बच्चे केवल ये प्री की तैयारी करने आते हैं ना, उनका पढ़ाई में जीव कम ही लगता है। होता क्या है कि एक तो प्री वाले ने बैच होते हैं, वो बैच होते हैं वैसे 3 महीने में कोर्स कराओ, 4 महीने में कोर्स कराओ, तो वैसे कोर्स हो नहीं सकता। तो उन बच्चों के दिमाग में भी क्या पता फितूर ही रहता होगा ढंग से नहीं पढ़ने का। फितूर तो आपके दिमाग में भी रहता है थोड़ा थोड़ा, है ना, पर आपके तो क्या बस नहीं चलता। आपको लगता है अब 18 महीने यही रहना है, अब जाना कहां? तो थोड़े दिनों में आप सेटल हो जाते हो। उन बच्चों के सवाल ज्यादा उठते रहते हैं। अब उनके कम ही लोग आए थे, 150 लोग आते हैं उस क्लासरूम में, छोटा सा बेच था, बिना माइक के पढ़ाते थे। मुझे याद है कि माइक की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बिना माइक के वहां तक तो आवाज चली जाती। भाई यहां तक ही बैठे लोग तो बिना माइक के चली जाए। वैकेंसी थी नहीं, तो मैं भी आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा था। तो शुरू में पढ़ाता था, तब थोड़ी वैसी आदत भी थी कि यूं पढ़ाने के बाद मैं बच्चों से भी पूछता कि तुम इस बारे में और कोई नई बात जानते हो तो बता दो यार। मैं खुद ये भी पढ़ाने लगा हूं, मैं थोड़ी चीजें जानता हूं, हो सकता है आप मेरे से एक आधी बात एक्स्ट्रा जानते हो। और उन बैच में थोड़े मार साहब टाइप के लोग भी आते, थर्ड ग्रेड टीचर टाइप के लोग आते, वो जानते भी थे 2-4 बातें एक्स्ट्रा, तो वो बता भी देता कि सर एक ये है, या ये पुराने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। अब तो क्या पढ़ा पढ़ा के मुझे भी कई सालों से पता लग गया कौन से क्वेश्चन आए हुए कौन से नहीं आए। वो शुरुआती दौर था। तो मैं यूं बच्चों से पूछता कि जैसे चित्तौड़गढ़ किला पढ़ा दिया, अब आपने चित्तौड़गढ़ किला किसका देखा हुआ है? कोई ना कोई बच्चा खड़ा हो जाता, सर मेरे देखा। तो बता क्या देख के आया था, तुझे वहां क्या क्या दिखाई दिया था? हमने जो चीज लिखी है यही थी या और भी कोई चीज थी वहां पे? मुझे कभी लगता है यार बच्चे ने नई अच्छी बात बताई तो मैं लिखवा भी देता, लिख लो, इसने जो बताई ये भी लिख लो, मेरे को इतनी आती थी, इसको एक्स्ट्रा आती है, ये बात भी लिख ली जाए। वो एक प्री वाला बैच, उसमें एक 5-6 लोगों का ग्रुप, 6-7 लोग कॉलेज से पास आउट हो गए एक साथ है, 3-4 लड़के 3-4 लड़कियां, वो साथ ही आते, अपने साथ ही बैठा करते, एक ही कॉलेज से पास आउट हो गए आए होंगे कोई। अब मैं कुछ भी पूछूं कि भाई चित्तौड़गढ़ का किला किसने देखा, उनमें से कोई ना कोई हाथ खड़ा करे, हाँ बताओ क्या है चित्तौड़गढ़। बहुत भले वैसे अच्छे लोग एकदम, वो क्या है चित्तौड़गढ़ के किले में? सर बहुत अच्छा किला है। हाँ मुझे लगा कोई नई बात बताई तो मैं लिखवाऊंगा बच्चों का, मुझे पता चले या बच्चों को पता चले। और क्या उसमें? अरे सर ऊंचा बहुत है। गए थे सर, पैर दर्द करने लग गए थे, पर मजा आ गया था सर अंदर जाकर। ठीक भाई, थोड़े दिन आपने पढ़ाया गणगौर भाई, 4 दिन बाद में गणगौर के बारे में कौन जानता है? क्या जानते हो सर? मस्त है ना त्योहार, मजा आता है सर। पहले गांव में भी वो मजा आया करता था, और अब तो सर जयपुर, आपने तो बताया जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, और सर सवारी देखी थी, हो सर वाकई बहुत अच्छा था। ठीक है, और कोई बात? और तो वो जो आपने लिखा है वही बैठ, ऐसा कुछ भी कर दो, उनको कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी करना था। और वो जब भी खड़े होते क्लास में बच्चे मुस्कुराने लग जाते कि सर अब कोई ना कोई नई जानकारी पता चलेगी। एक दिन क्या हुआ, मैं डांस वगैरह गुरला डांस पढ़ा रहा था, गुरला डांस में 5 लाइनें लिखवाई, इतने में टाइम हो गया, क्लास का टाइम हो गया, अगली क्लास लाइन थी, तो मैं आगे चला गया, भाई कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। अब अगले दिन जाते ये 3 ये लिखवाने थे भाई, 3 लोगों के नाम लिखवा के और आगे लिखवाना था। इन्होंने गुरला नृत्य को प्रोत्साहन दिया, मैंने तीनों के नाम लिखवाए, तीनों के नाम लिखवा लिखा गुरला डांस को प्रोत्साहन दिया। 7 बजे क्लास थी, सुबह जाती मेरी क्लास थी, फिर मैंने वो तीनों के नाम लिखा, तीनों के नाम लिखा। मैंने बड़े सीरियस होकर उनका कि मैंने कोमल कोठारी जैसी डांसर नहीं देखी। क्या महिला हुई थी? क्या हुआ? सब मेरी गाड़ी ड्राइवर के पास क्यों? हाँ उसके वहीं खड़ी गाड़ी, यहां ही नहीं, आज वहीं खड़ी ड्राइवर के पास। तो कहा कि भाई कोमल, मैंने कहा कोमल कोठारी बहुत ही अच्छी महिला हुई थी, और उसने बेचारी जो डांस के क्षेत्र में जो कीर्तिमान तय किए थे, टाबरी प्री वाले बच्चे नहीं सारे मेरे तरफ देखे, हाँ सर यूं गर्दन नहीं लाए। और मैं तो वो नहीं, उसका पूरा परिवार बहुत अच्छा डांसर था, पति क्या गजब डांस करते थे। और मेरे नाम स्लिप हो गया, क्या नाम था उनका, क्या नाम था क्यों करके मुझे यार याद नहीं आ रहा, थोड़ी देर में याद आएगा तो बताऊंगा। बाकी इनका पूरा परिवार भाई, मैं वास्तव में फैन हूं कोमल जी का और कोमल जी के पति और उनके बच्चों का। तो इनका आप में से और कौन जानता है? आज सही है मत जी, खड़े हो, बताओ क्या है? और उनको फिक्स डायलॉग थे उनके से, बताओ क्या बात है? अरे सर वाकई जो आपने वर्णन किया है सर, मैंने खुद एक बार कोमल जी को टीवी पर नाचते हुए देखा। तरंग है सर, तरंग कला के क्षेत्र में सर, राजस्थान में हम कोमल जी को याद नहीं करेंगे? मैं खुद करते नहीं लाऊंगा, हाँ कोमल जी को तो याद करना ही चाहिए। फिर मैंने वापस वो मेरा तीर फेंका, मैंने वापस कहा अरे वो पति का नाम आपको याद हो तो क्या पता, उन्होंने वापस कहा सर है तो सही क्या सर, जीभ के नीचे ही है, बैठ जाइए तो पति है। कोई नहीं, अपने हो गई वो हो गई। उसके बाद भाई रे उन्होंने ऐसे खड़े होना बंद किया, बाद में कोई ढंगी चीज पे खड़े हुआ करते थे। तो आपके भी कभी होता क्या, कई बार आदमी लगता है पूछा तो कुछ ना कुछ तो बता ही दे। तो अक्सर इंटरव्यू में ये सब चीजें होती है ऐसी, इंटरव्यू में अगले ने सवाल पूछा, मुझे लगता है चुप हो जाए, इससे अच्छा कुछ ना कुछ तो बोल देते हैं। और कमल कोठारी अपना ये तो सुना हुआ संगीत नृत्य नाट्य वाली है भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम पढ़ा हमने, और वो अपने जल्दबाजी में दिमाग से निकलता है। कोमल कोठारी यहाँ से बहुत अच्छी डांसर थी,
आप वापस कर दो, नहीं है सर है। आप लगता है मर गया नहीं होगा वैसे कोई नहीं सर, अभी भी नाचती है सर। तो कहता भाई तो नाच लिया तुम तो आज। तो अपने ध्यान रखना भाई। आगे लिखो राजस्थान के लोक नाट्य, फोक थिएटर्स ऑफ राजस्थान है। आप कौन राजस्थान पत्रिका है? ये गुलाब कोठारी अलग है। और इन कोठारियों के कुछ है ही भगवान जाने, ऐसा क्या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है किसी का, एमए बीए किया हो किसी ने, तो पॉलिटिकल साइंस वालों ने आपने एक थिंकर का नाम पढ़ा होगा, रजनी कोठारी, है ना? आपने को सर 1 वीक सीरीज पढ़ी थी, हमें तो क्या पता रजनी कोठारी कहां आता है। तो रजनी कोठारी भी आदमी है, उसका नाम रजनी है, पर वो कोठारियों को पता नहीं ऐसे नाम क्यों रखते हैं। मतलब लोकनाट्य राजस्थान के फोक थिएटर्स ऑफ राजस्थान, इंग्लिश में लिखना फोक थिएटर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोकनाट्य। आपने देखा है क्या कभी कोई लोकनाट्य? देखा है? कौन सा देखा है? कन्हैया के दंग। अच्छा, और किसी ने कोई? हाँ एग्जैक्टली, रामलीला आप सबने देखी है भाई, रामलीला आप सबने देखी होगी। रामलीला लोकनाट्य है भाई। लोकल लोगों द्वारा जो कोई नाटक किया जाए वो क्या है? लोक। भाई एक तो क्या होता है कि एक्टर वगैरह जो ये नाटक करते हैं, तो भाई हम ये कहते हैं भाई ये तो पूरी एक्टिंग का ध्यान रखते हैं। रामलीला करने वाले अपने एक्टिंग का ध्यान थोड़ी रखना। गांव के अंदर जो ही 5-7 10 जने पकड़े जिनको थोड़ा ठीक डायलॉग वगैरह बोलने के लिए है, तू बन जा हनुमान जी, तू बन जा सीता, को गोरा सा उसको सीता बना दो। लड़कों में बनाते हैं, लड़कियों वाले रोल भी उन्हीं को दिए जाते हैं, लिपस्टिक लगाई तू सीता बन जा, तू ये बन जा। लोकल लोगों द्वारा जो कुछ भी अपने तरीके से जो नाटक कर लिए जाए वो क्या कहलाते हैं? आया समझ? लोकल लोगों द्वारा बिना किसी लय ताल के गीत गा लिया जाए, लोकगीत। आम आदमी द्वारा बिना किसी नियमों का ध्यान रखते हुए डांस कर लिया जाए, लोक नृत्य। आम आदमी द्वारा बिना किसी नियमों का ध्यान रखते हुए अपनी भाषा के अंदर जिस प्रकार से जो कोई एक्टिंग करते हुए नाटक कर लिया जाए वो क्या हो जाएगा आपका लोक। लोक का मतलब ही जनता है, जहां लोक आता है इसका मतलब नियम कानून कायदे नहीं। आगे बात समझ? अच्छा, पर हुआ क्या अपने लोकनाट्यों में? एक अच्छी बात है कि अपने लोकनाट्य पीढ़ी दर पीढ़ी किए गए। कैसे किए गए? ये परिवार विशेष के हो गए कि जब ये परिवार है ये लोकनाट्य करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज चलती है ना तो उसमें स्पेशलाइजेशन आता है। पिताजी वही करते थे, बेटे ने वही किया, पोते ने वही किया, तो धीरे धीरे लोकनाट्य वाले जो थे एक्टिंग सीख गए थे और इनमें इनकी एक्टिंग बाद में खूब अच्छी रही। तो कई लोकनाट्य में इस प्रकार की चीजें भी मिलती है कि जैसे मैं आपको कहूं कि यार इनमें एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाते, जो एक्टिंग वाले नियम होते हैं उनका ध्यान नहीं रखते। एक्टिंग तो अच्छी कर लेते और नियमों का ध्यान नहीं रखते, पर कई जगह आप देखोगे इनमें नियमों का भी पूरा ध्यान है। इसका मतलब वो कैसे किया जा रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, हेरिडिटरी है, लगातार किया जा रहा है। तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, बस वो वाली बात। तो पहला लोकनाट्य उसका नाम है ख्याल। क्या नाम है? एक नंबर लगा के लिखो, ख्याल। एक और सुनो, देखो इन लोकनाट्यों में मैं थोड़े नाम बताता हूं आपके, एक बार लिखना मत कुछ ही, एक ख्याल लिख लिया वो ठीक है। है ना, ऐसे इनके कुछ नाम। हमने ये जितने भी हमारे लोकनाट्य वगैरह थे इनको कभी इज्जत नहीं दी जाता और अपने को ही लगता था ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो कोई, तो हमने इनको सीरियस तो कभी लिया ही नहीं। हमारे लिए केवल मनोरंजन का साधन था कि एक्टिंग अपने लिए वैसे कोई सीरियस इश्यू नहीं था कि यार एक्टिंग करने वाले भी लोग होते हैं, एक्टर होते हैं, ये भी कोई काम होता है। हमने ठीक है, जब फसलें कट गई, होली दिवाली के आसपास का टाइम होता है, तब कोई भी बंदे 4 बंदे 10 बंदे मिलकर जिस प्रकार का नाटक कर लेते हैं वो अपने आप में क्या हो गया? लोकनाट्य। इसलिए हमने इनको मजाक की चीज ही समझा हमेशा। इसलिए घरों के अंदर टाबर यूं जरा लड़ाइयां भी करते रहते हैं, एक दूसरे से यूं जोर जोर से बोलते रहते हैं, तो कोई ना कोई घर वाले आगे कर देते हैं कि ख्याल है के ख्याल। एक लोकनाट्य ख्याल हर कोई तो नहीं कर सकता, बच्चे तो एकदम ही नहीं कर सकते, पर हमें लगता है कि जैसे बच्चों का खेल होता है वैसे बड़ों का खेल है, तो उसका नाम खेल से क्या बन गया? ये ख्याल। अगला क्या है? हो सकता है आप मैं उधर से घुसूं और आप ये क्लास के अंदर बैठे नहीं हो और आप आपस में बातें कर रहे हो, क्या तमाशा लगा रखा है? आप लोकनाट्य थोड़ी कर रहे हो, आप आपस में बातचीत कर रहे हो, पर मुझे लगता है कि उसी प्रकार है जिस प्रकार से लोकनाट्य होता है, तो मैं आपको क्या कह देता हूं? क्या तमाशा लगा दो। अगला शब्द तो हमने इतना बर्बाद किया जिसके हद नहीं। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजते, इसलिए नाम नौटंकी है। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र? टन टन कितने प्रकार की आएगी? टंकार कितने प्रकार की होगी? 9, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? और आप सड़क पे जा रहे हो, चलते हम दोस्त कहते नौटंकी मत कर, उसको नौटंकी थोड़ी आती है, उसके तो परिवार में किसी ने नौटंकी नहीं की, पर आपको लगता है कि वो जो नौटंकी वाला जो लोकनाट्य होता है उसी प्रकार से ये कर रहा है, तो ये भी अपने आप में क्या होगी? बहुरूपी। देखिए बहुरूपियों वाली जो कला होती है स्वांग, वो नाटक है ना, आप छोटे थे तब याद कर लो, यदि कभी बहुरूपियों वाला गेम देखा हो कि बहुरूपिया तो वाकई कितनी अच्छी एक्टिंग करता है कि वो यदि राक्षस बन के आता था तो बच्चों को डर लगता था कि वास्तव में राक्षस होगा। वो पुलिस वाला बन के आता और हाथ में डंडा लेके दुकान वाले जाकर तुम्हारी दुकान में नकली घी रखते हो और दुकान वाले को सच में लगता है कि पुलिस आ गई। बाद में भले ही वो कहे लो 10 रुपए दो,
मैं तो बहुत रुपया हूं, है ना, मैं तो थानेदार बन के आया हूं, या कोई भी कैरेक्टर करता तो लगता कि वास्तव में एक्टिंग कर रहा है। अब कोई भी कैरेक्टर बनेगा, राक्षस बनेगा तो कपड़े कैसे बनेगा, राक्षस जैसे, थानेदार बनेगा तो कपड़े कैसे बनेगा, बहुरूपिया, जो अलग अलग वेशभूषाएं बनाकर अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनकर जो भी एक्टिंग करते हैं उसको बहुरूपिया कला कहते हैं, और उस लोकनाट्य को क्या बोलते हैं, स्वांग बोलते हैं। इसलिए आज भी आप गांव में थोड़े से अजीब से कपड़े पहन लो, कोई घर वाले ओके सांग है, ओके, तो सांग नहीं है, वास्तव में क्या है, स्वांग है। तो हमने इनकी कभी वैल्यू समझी नहीं, हमने इनको खेल ही समझा। तो ख्याल, तमाशा, नौटंकी, स्वांग ऐसे नाम सबसे बड़े क्षेत्र में फैलने वाला हमारे कोई था तो वो क्या हमसे था, क्या ख्याल वाले में होता क्या, कोई भी जो होते हैं भाई नाटक है, कोई नाटक में क्या होता है, डायलॉग होते हैं, इधर से मैं बोलूंगा उधर से आप बोलो। कभी छोटी क्लासों में किया ये अपन नाटक किया करते थे, तो कुछ कैरेक्टर है, एक जना राजा का कैरेक्टर है, तो राजा अपने सिंहासन पर बैठा, सेनापति यार सेनापति ने कहा राजा हम जीत कर आए, इधर राजा वापस पूछ रहा है और जीत में हमें क्या क्या मिला, कौन कौन से क्षेत्र जीते, यही है, इतने में कोई मंत्री बोल रहा है, ये डायलॉग डिलीवरी होती है। अपने ख्याल लोकनाट्य के अंदर यूं सीधे बोलते नहीं, गाते हैं। क्या करते हैं, तो कोई कविता की 2 लाइनें बोलेगा, दोहा बोलेगा, उनका रिप्लाई कोई करेगा, फिर कोई तीसरा है वो भी उसको गा के सुनाएगा। तो संगीत पक्ष का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, किसका ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अच्छा ख्याल, अब नाटक है, नाटक इसका मतलब अलग अलग कहानियां होगी, कहानियां कहां से लेके आओगी, कौन सी कहानियां, या 2 प्रकार की कहानियां, या तो भगवान की, किसकी कहानियां, या राजा महाराजाओं की, कौन कौन सी कहानियां, पौराणिक मतलब भगवान जी की, शिव पार्वती की कहानी पे नाटक कर लिया तो वो कहानी कैसी होगी, माइथोलॉजिकल, या कहानी बाद में कैसी, राणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ उसके ऊपर कर लिया, गौरी और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध हुआ उसके ऊपर कर लिया, तो वो कैसा हो जाएगा आपका। आई बस 2 प्रकार कहानियां होती है, कौन कौन सी, पौराणिक और संगीत का ज्यादा ध्यान रखते हैं, किसका ध्यान रखते हैं, गा गा के गा गा के। अच्छा एक आदमी होता है वो इसका नरेटर होता है, वो बताता है क्या करना क्या नहीं करना। आप ये मान लो मूवी का डायरेक्टर, जैसे कोई मूवी में डायरेक्टर होता है, जैसे इनके अंदर इनका जो डायरेक्टर होता है वो डायरेक्टर को बोलते हैं हलकारा, क्या बोलते हैं, अपने हिंदी में डायरेक्टर के लिए ज्यादा अच्छा शब्द होता है सूत्रधार। क्या होता है, जो सभी सूत्रों को पकड़ के रखे, सभी चीजों को एक साथ करके रखे। या जो कई बार ये कभी रामलीला वगैरह देखा तो उसके अंदर एक बीच बीच में बोलता रहता आदमी, अब आगे ये होगा, अब आगे ये होगा। या कोई मूवी, कभी कई बार मूवी के अंदर पीछे ओमपुरी नसरुद्दीन शाह टाइप की आवाज आती रहती है, और बॉम्बे पर अब सुल्तान मिर्जा का कब्जा था। वो जो पीछे आपको कहानी सुना रहा है पूरी की पूरी, वो कहानी सुनाने वाला कौन होता है, सूत्रधार। आप कैसे नरेट कर रहा है वो कहानी को अपनी भाषा के अंदर, ख्याल में उस बंदे क्या कहा जाता था, जो कहानी के बारे में बताता था, अब ये कहानी, अब आगे ये सीन देखिए, अब आगे ये सीन देखिए, उस बंदे क्या बोलते थे। तो ख्याल लोकनाट्य जिसमें कौन कौन सी कहानियां होती है, पौराणिक और इतिहास। कौन से पक्ष का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, और जो सूत्रधार जो नरेटर होता है, जो नरेट करता है, उसको क्या बोला जाता है। समझ में आई बात, लिखो थोड़ा सा फिर आगे शुरू करेंगे। इसमें पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है, माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज आर यूज्ड इन इट। इसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है, माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज आर यूज्ड इन इट। इसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है, माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज आर यूज्ड इन इट। इसमें संगीत पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है, म्यूजिक इज मोर एम्फेसाइज्ड इन इट। इसमें संगीत पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है, गा गा के कहानियां बोलते हैं, म्यूजिक इज मोर एम्फेसाइज्ड इन इट। संगीत पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सूत्रधार को हलकारा कहा जाता है, नरेटर इज कॉल्ड इज हलकारा, नरेटर इज कॉल्ड इज हलकारा। सूत्रधार को हलकारा कहा जाता है, तो सभी सूत्रों को बताए कि भाई कौन सा कहां क्या हो रहा है, सूत्रधार को हलकारा कहा जाता है। सूत्रधार क्या कहा जाता है, हल्का रखा। अब ये ख्याल अपने राजस्थान में अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ख्याल होती है, तो मैं अलग अलग के नाम बताऊंगा आपको कौन कौन सी ख्याल होती है। ए बी सी डी लगा के लिखते रहना, आप ए लगा के लिखो, कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल। कौन सी ख्याल है पहले, कुचामनी ख्याल। नाम से पता चलता है कहां की रही होगी, कुचामन की। कुचामन कहां पड़ता है आपका, नागौर, तो मुख्य केंद्र कुचामन, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, कुचाम। शुरू करने वाले जो थे इसको वो थे लच्छी राम जी। कौन थे, लिख लो, प्रवर्तक लच्छी राम जी, फाउंडर। प्रवर्तक कौन है, लच्छी। प्रवर्तक कौन है, लच्छी। इसके जो
आगे बढ़ाने वाले मुख्य कलाकार वे, उनका नाम था उगमराज। क्या नाम था? लिख लो, मुख्य कलाकार उगमराज, मेन आर्टिस्ट उगमराज। तो कोई पूछेगा भाई आपसे कि उगमराज कौन सी ख्याल से संबंधित है, तो कौन सी ख्याल से संबंधित है? कुचामनी ख्याल। प्रवर्तक कौन थे इसके? लक्ष्य। हमने बताया कि पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों पर अभिनय किया जाता है, तो कहानियां कौन कौन सी? लिखो, मुख्य कहानियां, मैन स्टोरीज। चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, गोगाजी चौहान, कौन कौन सी बताओ देखिए? चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, गोगाजी चौहान हिस्ट्री के एक बंदे हैं, तो हिस्टोरिकल कहानी हो गई। गोगाजी की गजनबी के साथ लड़ाई हुई, गोगाजी अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़े, गायों की रक्षा के लिए लड़े, लड़ते हुए मारे गए, इस प्रकार की घटनाओं पर नाटक किया जाए, वो नाटक गोगाजी चौहान। नागौर के मीराबाई, नागौर में ख्याल हो रहा है तो मीराबाई भी तो होगा, तो मीरा मंगल। जोधपुर में राजा हुए रणमल, रणमल को अपने रिडमल कर दिया, राव लगता ही था, नाम क्या गया, तो नाम क्या गया? राव रिडमल। एक कहानी कौन सी है? चांद और नीलगिरी। ये पौराणिक है, हिस्ट्री में उल्लेख थोड़ी है इनका, ये तो अपने पुराणों में लिखी हुई कहानी, तो एक पौराणिक कहानी होगी, बाकी कैसी होगी? लिखना नहीं, यूं मैं बता रहा हूं वह क्या मतलब होता है। पौराणिक का मतलब जिनका हिस्टोरिकल एविडेंस अपने पास में, कि चांद नीलगिरी की बात हुई थी कि नहीं हुई थी, बाकी का हिस्टोरिकल एविडेंस है। गोगाजी हुए थे, हम जानते हैं कब हुए, किस टाइम में, किताबों के अंदर उनके बारे में लिखा हुआ है। तो या तो पौराणिक कहानियां होती है, कैसी कहानियां होती है? ऐतिहासिक कहानी होती है। अच्छा, कुचामनी ख्याल के अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती। कौन भाग नहीं लेती? वही है, कुचामन गांव था, गांव के अंदर महिलाएं घर से बाहर निकलती नहीं थी, इसलिए कहा गया कि महिलाएं घर के अंदर नाटक कर सकती है, घर के बाहर नहीं कर सकती। तो महिलाओं के रोल यदि किसी को देने हैं तो कौन करेगा? तो महिलाओं के रोल विवाद में कौन करते? पुरुष। लिख लो, इसमें महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुषों द्वारा निभाई जाती। मैन प्ले फीमेल कैरेक्टर इन इट। इसमें महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। मैन प्ले फीमेल कैरेक्टर इन इट। महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। मैन प्ले फीमेल कैरेक्टर इन इट। महिला पात्रों की भूमिका भी किसके द्वारा निभाई जाती है? पुरुषों द्वारा। अगली ख्याल लिख लो, जयपुरी ख्याल। चित्तौड़गढ़ में फेमस होगी, अजमेर में? अच्छा, जयपुर में होगी क्या? सर, जयपुरी ख्याल। अच्छा, बाकी चीजें तो एक जैसी है, वही पौराणिक ऐतिहासिक कहानियां होती है। दो मंत्र बताता हूं बेसिक, जो जयपुरी ख्याल में, बाकी में नहीं। ये तो जयपुर शहर था, जयपुर शहर था तो महिलाओं को आजादी थी इस मामले की, इसमें महिलाएं भाग लेती थी। तो जयपुरी ख्याल ऐसी ख्याल है, इसमें महिला पात्रों की भूमिका किसने निभाई? महिलाओं ने। लिख लो, इस ख्याल में महिलाएं भाग लेती है। क्या महिलाएं भाग लेती थी? अब तो होनी बंद होगी, क्या ख्यालें होती है। इस ख्याल में महिलाएं भाग लेती है। विमेन ऑल्सो ज्वाइन दिस ख्याल। इस ख्याल में महिलाएं भाग लेती है, विमेन ऑल्सो ज्वाइन दिस ख्याल। तो ये शहर वाला अंतर आया कि भाई केवल पुरुष नहीं, साथ में कौन ले सकती है? फिर कहता गांव हमेशा थोड़े बंधे हुए होते हैं, शहरों में थोड़ी उन्मुक्तता होती है, शहर थोड़े खुले होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं इस मामले के अंदर। तो गांव के अंदर थी भाई कि हर साल अपने को राव रिडमल करना है तो राव रिडमल करना है, अपने को मीरा मंगल करना है तो मीरा मंगल ही करना है, अपने को ये गोगाजी चौहान करना है तो गोगाजी चौहान करना है। शहर वाले बाद में लेके कि अपने नरेंद्र मोदी भी कर लेता है, नाटक ही तो करना है, किसी आदमी पे कर लिया जाए। तो नई नई कहानियां लेके आए। तो जयपुरी ख्याल वह ख्याल है, इसमें नए प्रयोग किए जाते हैं। कैसे प्रयोग किए जाते हैं? देखो, इस ख्याल में नए प्रयोग किए जाते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंट्स आर डन इन दिस ख्याल। इस ख्याल में नए प्रयोग किए जाते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंट्स आर डन इन दिस ख्याल। और ये गांव शहर वाला अंतर हमेशा बना ही रहेगा। वो मैं हमेशा पहले भी कभी मैंने बताया होगा कि गांव के अंदर नए प्रयोग की संभावनाएं तो खत्म हो जाती है। नया कुछ नहीं कर सकते आप, नया कुछ करना छोड़ो, नए कपड़े नहीं पहन सकते। नए कपड़े पहन लो आप तो ही कोई गांव, होली दिवाली या बाहर त्योहार के अलावा, आप शादी ब्याह में पहन सकते हो या आपको त्योहार पे पहन सकते हो, इसके अलावा आप पहन लो तो जो आपसे गांव में मिलेगा वो मुस्कुराएगा आपके साथ। और आज तो क्या है, आज कुछ नहीं, नहीं नहीं, नए कपड़े तो बनाता है, पर नए कपड़े भी उनको बड़े अजीब लगेंगे। और आप शहर में लाल पेंट पहन लो, पीली पेंट पहन लो, कोई नहीं टोके आपको, कहीं घूमो बोले। आप गांव में लाल पेंट पहन के जाओ, देखे तो गांव वाले छोड़ो, हाँ, गांव के कुत्ते भी आपके पीछे हो जाए।
वो भी आप कहेंगे कि नहीं गलत है, देख कुछ क्या है नहीं समझ में आ रहा, पर कुछ ना कुछ लीक से हटके तो तूने शहर में अपना पड़ोसी किस जाति का आपने जानते ही नहीं, कोई नहीं पूछता किसी से, पड़ोसी है पड़ोसी। गांव में लोग 3-3 पीढ़ियां जानते हैं, फलान जी की बाई फलान जी की बुआ जी कहां ब्याई हुई है वो बता देते हैं, उन तक का हिसाब किताब रख लेते हैं। तो गांव इस मामले में थोड़े रिजिड होते ही है, शहर थोड़े खुल जाते हैं। कारण है कि शहरों में डी रूटेड लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? डी रूटेड, जो अपने रूट को छोड़ के आगे। रूटेड जो लोग होते हैं ना उनके अंदर इस प्रकार की भावनाएं ज्यादा होती है। इसलिए गांव के अंदर आपको यह भी देखने को मिला, इन सालों में फिर भी थोड़ा चेंज आया। पहले था कि एक गांव यदि बीजेपी को वोट देता तो पूरा बीजेपी को दे रहा है, यदि कांग्रेस को दे रहा है तो पूरा पूरा गांव ही किसका है। और बड़े गर्व के साथ कहते हो रहे हैं 70 साल में कांग्रेस के खिलाफ किसी को वोट नहीं दिया, या पिछले 25 साल से हमने बीजेपी के खिलाफ किसी को वोट ही तो देना चाहिए। क्यों नहीं दिया? देते आप कैंडिडेट देके वोट देंगे ना, ना साहब हाथ पे है वोट, वोट फूल पे है, इसके खिलाफ किसी को वोट ही। शहर का आदमी मेरे 5 साल बाद में चेंज कर लेता है अपना मत। शहर के आदमी इस प्रकार की भावना कभी नहीं मिलती, क्योंकि उनके और रूट जुड़ी हुई रहती है। तो उनको लगता है दादाजी ने दिया मैं दे रहा हूं, मेरे बाद मेरा बेटा देगा, वो देगा, अगला देगा, तो उनमें सब में रहता है। या वो भावना तो होती नहीं, किसी के साथ जुड़ने वाली भावना ही नहीं हो पाती, भावना नहीं हो पाती। इस प्रकार की नई नई चीजें भी आती रहती है। तो जयपुरी ख्याल में महिलाएं भी भाग लेती है, और जयपुरी ख्याल में क्या किया जा सकते हैं, नए प्रयोग। और लिखते हैं आगे, लिखो शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल का जो मुख्य केंद्र रहा झुंझुनू में एक जगह पड़ती है चिड़ावा। कौन सी जगह? लिख लो, मुख्य केंद्र चिड़ावा, झुंझुनू में जगह पड़ती है, मुख्य केंद्र चिड़ावा। मुख्य केंद्र कौन सा है? इसलिए नाम पड़ गया चिड़ावी ख्याल। क्या नाम पड़ गया? लिख लो, अतः इसे चिड़ावी ख्याल भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चिड़ावी ख्याल। चिड़ावा कहां पड़ता है? क्या कहते हैं इसको? लिखो, प्रवर्तक नानू राम जी। प्रवर्तक कौन है? और मुख्य कलाकार लिखो आगे, दुलिया राणा। ये बहुत अच्छे कलाकार हुए भाई, दुलिया राणा, मेन आर्टिस्ट दुलिया राणा। कौन हुए मुख्य कलाकार बताओ देखिए? कॉमेडियन थे, हास्य कलाकार थे दुलिया राणा। और दुलिया राणा के लिए वैसे बातें की जाती है कि भाई दुलिया राणा जब भी कभी मंच पे आए तो सारे दर्शकों को हंसा के जाया करते थे। तो लोग तब शर्त लगाया करते कि कई बार होता है कोई बंदा आपका दोस्त कहे कि यार मेरे को कितने भी जोक सुना दो, मेरे को हंसी नहीं आती, तो लोग शर्त लगाते कि चल दुलिया राणा के पास चलते हैं और 1 मिनट तक तू नहीं हंसा तो तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। और दुलिया राणा ने कभी किसी को शर्त हारने नहीं दिया। 1 मिनट उसके सामने कभी कोई आदमी बिना हंसे रहे नहीं रह सका उसके सामने। तो वो बंदा कौन था? कौन सी कला से संबंधित? शेखावटी। तो शेखावटी ख्याल का मुख्य केंद्र, शुरू करने वाले, आगे बढ़ाने वाले, आगे ख्याल लिखो। कितनी होगी? सी डी लिखो, हेला ख्याल। हेला ख्याल नाम से पता चलता है, हे हेले मारते हैं। तो हेले मार के मतलब लंबी टेर में गाया जाए। ख्याल मैंने बता दे, संगीत का ध्यान रखते हैं, लंबी टेर लेके गा गा के बोलते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? ये तो कौन से क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र का पता चल रहा था, कुचामणी कुचामण के, जयपुरी जयपुर के, शेखावटी शेखावटी, इतना तो पता चल ही रहा था। ये क्षेत्र कौन सा? लिखो क्षेत्र। ये तो दौसा में जगह पड़ती है लालसोट, है ना। फिर खुद दौसा वाले इलाके में भी लालसोट कोष्टक में दौसा लिख लेना, और सवाई माधोपुर। कौन कौन से इलाके में बताओ देखिए? लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर। गणगौर के टाइम करते हैं, लिख लो, गणगौर के समय इसका आयोजन किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड ऑन गणगौर। गणगौर के समय इसका आयोजन किया जाता है, इट इज परफॉर्म्ड ऑन गणगौर। गणगौर के समय इसका आयोजन किया जाता है, इट इज परफॉर्म्ड ऑन गणगौर। कब आयोजन किया जाता है इसका? गणगौर के टाइम आयोजन किया जाता है। वाद्य यंत्र लिख लो, नौबत। नौबत तो नाम सुना होगा, बाजा छे नौबत बाजा मारे डिगी पुरी गाय राजा। मुख्य वाद्य यंत्र नौबत। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाया जाता है वो कौन सा है? नौबत। अगला लिखे, देखो अली बख्शी ख्याल।
अली बख्शी ख्याल। नाम से पता चलता है किसी अली बख्श नाम के आदमी ने शुरू की होगी, इसलिए नाम क्या हो गया? अलवर में एक जगह पड़ती है मुंडावर। कौन सी जगह? मुंडावर के नवाब साहब थे अली बख्श, वो नवाब साहब के टाइम में शुरू हुई थी, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? या उनके द्वारा ही शुरू की गई, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? वो खुद भाग लिया करते, ख्याल के अंदर खुद ही आ जाया करते थे वो। तो लिखो प्रवर्तक अली बख्श, कोष्टक में लिख लो मुंडावर के नवाब, प्रवर्तक अली बख्श। प्रवर्तक कौन थे? अली बख्श। कोष्टक लिख लो मुंडावर के नवाब। मुंडावर अलवर में जगह पड़ती है एक। अच्छा, भगवान कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त हैं जिनका नाम रहा रस खान। क्या नाम रहा? ये रस खान ने भगवान कृष्ण पे बहुत अच्छे दोहे बनाए। उसी प्रकार अपने अलवर के अंदर भगवान कृष्ण पे किसी ने अच्छे दोहे लिखे तो अली बख्श। किसने लिखे? अली बख्श भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त है, तो अली बख्श जी का नाम ही पड़ गया अलवर का रस खान। क्या कहा जाता है? लिखो, अली बख्श को अलवर का रस खान कहा जाता है। अली बख्श इज नोन एज रस खान ऑफ अलवर। अली बख्श को क्या कहा जाता है? अलवर का रस खान कहा जाता है। ये वाला जो पूरी पट्टी है अपने जयपुर में ले लो आप, कोटपुतली। जयपुर में कौन सी जगह है? कोट। यहां से आगे ये बहरोड मुंडावर वाला ये पूरा इलाका, आगे हरियाणा तक चले जाओ महेंद्रगढ़, ये वाला जो पूरा है इसमें यादव ज्यादा है। इस पट्टी में पूरे में अपने यादव ज्यादा रहते हैं। यादवों को अपने गांव में बोलते हैं अहीर। तो ये पूरा बेल्ट अहीर वाटी है। कौन सा बेल्ट है? तो ये जिस भाषा में किया जाता है उस भाषा का नाम भी क्या हो गया? कौन सी भाषा होगी? अहीर। इसको या तो अहीर वाटी बोलते हैं या इस इलाके का नाम हो रहा है राठ। क्या नाम है? इसलिए इस भाषा का नाम हो गया राठी। कौन सी भाषा होगी? तो ये कौन सी भाषा के अंदर प्रस्तुत की जाती है? लिख लो, यह है ख्याल अहीर वाटी या राठी भाषा में प्रस्तुत की जाती है। दिस ख्याल इज प्रेजेंटेड या परफॉर्म्ड इन अहीर वाटी और राठी लैंग्वेज। यह है ख्याल अहीर वाटी या राठी भाषा में प्रस्तुत की जाती है। दिस ख्याल इज प्रेजेंटेड या परफॉर्म्ड इन अहीर वाटी और राठी लैंग्वेज। लिख लो आपने थोड़ी सी बात कि जो भाषा है कोटपुतली और बहरोड वाले इलाकों में बोलते हैं। कौन कौन से इलाकों में? कोटपुतली अपने जयपुर से शुरू कर लो, और बहरोड कहां पर आपका? अलवर। देख लो, यह भाषा कोटपुतली से लेकर बहरोड तक के क्षेत्रों में बोली जाती है। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन फ्रॉम कोटपुतली टू बहरोड। कोटपुतली जयपुर में और बहरोड अलवर में। कोटपुतली से बहरोड तक बोली जाती है। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन फ्रॉम कोटपुतली टू बहरोड। कोटपुतली से बहरोड तक बोली जाती है। कहां से कहां तक बोली जाती है? कोटपुतली से बहरोड। बॉक्स बंद कर दो इस एक सिंगल लाइन को, लास्ट वाली लाइन को ना, भाषा वाली लाइन को। कौन सी भाषा बताओ? देखिए, अहीर वाटिया राठ। तो अहीर वाटी तो क्यों कहते हैं इसको? अहीर यादव ज्यादा, इसलिए बेल्ट का नाम ही क्या होगा? अहीर वाटी। और एक इस बेल्ट का और नाम क्या रहा हुआ है? राठ। राठ बेल्ट था इसलिए नाम क्या पड़ गया? तो ये तो दो ही, ये क्या है? राठ नवे, काठ नवे पर राठ ना नवे। काठ मतलब होता है लकड़ी। काठ मतलब क्या था? काठ नवे मतलब लकड़ी झुक सकती है, राठ ना नवे। राठ क्षेत्र का व्यक्ति किसी के सामने झुक नहीं सकता, वो स्वाभिमानी आदमी होता है। तो राठ, इस बेल्ट का नाम ही राठ था। तो अहीर वाटी का दो, या इस भाषा का नाम क्या पड़ गया? और यहाँ के एक नवाब साहब हुए मुंडावर के, उनका नाम क्या था? अली बख्श। भगवान कृष्ण के भक्त, इसलिए हम क्या कहते हैं उनको? अलवर का। और उन्होंने खुद नहीं आगे चल के भगवान कृष्ण के नाटक करने शुरू किए। वो भगवान कृष्ण के नाटकों में खुद ही भाग लिया करते। अली बख्श जी ने शुरू किया, इसलिए ख्याल का नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? अली बख्श। और वो तो है कि भाई ये किसी टाइम में पहले चौहान थे, चौहान राजपूत थे, बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया होगा, नाम अली बख्श इस प्रकार के हो गए। तो जब नाटक करते तो शुरुआत में आके अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। कौन? तो अली बख्श जी आके अपना इंट्रोडक्शन देते तो बोलते वैसे थे कि मैं अली बख्श मुंडावर को नवाब छू, मैं राठ को ठाकर छू। ये इलाके क्या बोलते? राठ। तो मैं राठ को चौहान छू, मैं राठ को ठाकर छू। तो अली बख्श बहुत बड़े भगवान कृष्ण के विद्वान हुए थे और भक्त हुए थे, जिन्होंने दोहे लिखे भगवान कृष्ण पे, खूब उनकी खूब सारी लीलाएं रची। उन लीलाओं में से एक ख्याल जो है वो ख्याल कौन सी आपकी? अली बख्श। याद रही बात? चलो आगे। किधर गया? ऊपर जाऊं? यहीं से आ गया यार। चलो आगे, इसके बाद आगे लिखो आप डप्पाली ख्याल। कितने हो गए आपकी बताओ? देखिए, ए बी सी डी ई एफ लिखना है, लिखो डप्पाली ख्याल। नाम तो डप्पाली इसलिए पड़ा कि डप बजाते हैं। डफ, डफ एक वाद्य यंत्र होता है, डप बजाते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? डफ। पहले क्षेत्र लिख लो आपने। ये तो अलवर में एक इलाका पड़ता है लक्ष्मणगढ़। अलवर वाला लक्ष्मणगढ़, सिकर वाला नहीं भाई।
और भरतपुर वाले कुछ क्षेत्रों में, उसे टच करता हुआ जो भरतपुर वाला इलाका उसमें। ठीक है, लिख लो वाद्य यंत्र डफ, ताकि याद रहेगा कि डफ की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, डफ वाली। वाद्य यंत्र लिख लो डफ। कौन सा वाद्य यंत्र, डफ। इसके बाद में अगला लिख लो आप, कन्हैया। क्या एफ के बाद क्या गया जी, कन्हैया। कन्हैया ख्याल पूरा लिख लो। नाम से तो पता चलता है भगवान कृष्ण से संबंधित नाटक होते हैं, इसलिए नाम क्या हो गया, कन्हैया। क्षेत्र लिख लो, करौली वाले इलाके में ज्यादा, करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र, करौली सवाई माधोपुर। अच्छा, मैंने बताया जितनी प्रकार की ख्याल होती है उनमें सूत्रधार को क्या बोलते हैं, हलकारा। ये कन्हैया ख्याल में सूत्रधार को बोलते हैं मेडिया। क्या बोलते हैं, लिख लो, सूत्रधार को मीडिया कहा जाता है। नरेटर इज कॉल्ड इज मीडिया। सूत्रधार को मीडिया कहा जाता है, नरेटर इज कॉल्ड इज मीडिया। सूत्रधार क्या कहा जाता है, हाँ किसकी देखी हुई है, कौन बता रहा, तुम्हारी देखी, तुम्हारी क्या होता है, नौबत बजाते हैं इसमें भी। अच्छा, भगवान कृष्ण की होती है और कोई भी होते हैं नाटक, अलग अलग कहानियां होती है ना। मुख्य भगवान कृष्ण की रही होगी इसलिए नाम कन्हैया पड़ गया। हाँ, गोल घेरे में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, गा गा के बोलते हैं ना, सीधे डायलॉग नहीं बोलते। हाँ, कि भाई दो टीम बनी होती है, एक बार ये टीम गाएगी वो उसका रिप्लाई देगी, फिर वो टीम कुछ बोलेगी वो इनका रिप्लाई देगी, ऐसा कुछ होता है। और अलग अलग प्रकार की कहानियां होती है। सूत्रधार जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं। कौन सी ख्याल होगी, कन्हैया। आगे लिखो, इसके बाद लिखो, लिखो भेंट के दंगल। ना ख्याल, ये नाम इसका ही है, भेंट के दंगल। भेंट के दंगल। धौलपुर वाले इलाके में दो जगह पड़ती है, बाड़ी और बसेड़ी। कौन कौन सी जगह, लिख लो, क्षेत्र बाड़ी बसेड़ी धौलपुर। क्षेत्र याद रखना और कुछ नहीं। कोई पूछेगा बाड़ी तथा बसेड़ी क्षेत्रों में कौन सी ख्याल का मंचन किया जाता था, कौन सी ख्याल का हो गया, कौन सी ख्याल होगी बताओ देखे, मेरी सॉरी ये भेंट के दंगल। कौन से इलाकों में बताओ देखे, बाड़ी तथा बसेड़ी। कहां पे पड़ता है, डाकुओं वाला इलाका। पान सिंह तोमर इधर ही घूमता था। चलो तो अब लास्ट लिख लो एक और, कितनी होगी, एच होगी, आई लिखना, लिखो तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी। भेंट के दंगल में वो अलग अलग प्रकार की कहानियां होती है, बस नाम ही उसका वो पड़ गया। इसका नाम क्या आपका, तुर्रा। सुनना, देखो इधर सुनना। ये शुरू करने वाले दो बंदे थे। एक बंदे का नाम था तुक्कनगीर। क्या नाम था, एक बंदे का नाम था सहाली। क्या नाम था, शिव पार्वती का नाटक करते। पार्वती वाली साइड में कौन बैठते, सहाली, और शिव वाली साइड में कौन बैठते, तुक्कन। एक बार इन्होंने चंदेरी के राजा में चंदेरी के राजा के सामने नाटक दिखाया। कहां के राजा के सामने, और चंदेरी का राजा बड़ा राजी हुआ इन तुक्कनगीर सहाली से। उसने कहा यार क्या शानदार नाटक किया आपने, इधर बैठ के वो डायलॉग बोले, उनका वो रिप्लाई करे, फिर ये डायलॉग बोले, फिर वो रिप्लाई करे। और उसने अपना साफा बांधते हैं, साफा साफे में लगा होता है तुर्रा और कलंगी। साफे में क्या लगे होता है, तो राजा ने अपना साफा उतारा, उसका तुर्रा निकाल के दे दिया तुक्कनगीर को, और अपनी कलंगी निकाल के इसको दे दी सहाली। इसके बाद इन्होंने अपने नाटक का नाम ही रख लिया तुर्रा कलंगी। वरना पहले सिंपल शिव पार्वती का नाटक हुआ करता था, पर एक राजा आपके सम्मान में अपना साफा उतार दे, बड़ी चीज है ना। और कहते भाई लोगों का आभार प्रकट करने के लिए उसने अपनी पगड़ी उतार दी, उसने अपना साफा उतार दिया, तो ये अपने आप में आपके प्रति रेस्पेक्ट है। तो उन्होंने कहा भाई जब इतना बड़ा इनाम मिला हमें कि राजा ने हमारी इस कला के पक्ष में, इस कला के सम्मान में क्या उतार दिया, अपना साफा, और साफे क्या उतार के दे दिए, तुर्रा और कलंगी। तो आज के बाद नाटक का नाम ही क्या रख लेंगे, समझोगे तुर्रा कलंगी क्या है, तो लिखो प्रवर्तक तुक्कनगीर तथा सहाली, फाउंडर्स तुक्कनगीर तथा सहाली। कौन कौन है प्रवर्तक बताओ देखे, तुक्कनगीर तथा साल। पहले एक ये लाइन लिखो, फिर दूसरी लिखेंगे। देखो चंदेरी के राजा ने, किंग ऑफ चंदेरी, चंदेरी के राजा ने, किंग ऑफ चंदेरी, चंदेरी के राजा ने, किंग ऑफ चंदेरी, इन्हें अपना तुर्रा व कलंगी भेंट किया था। गिफ्टेड तुर्रा एंड कलंगी टू देम। इन्हें अपना तुर्रा व कलंगी भेंट किया था, गिफ्टेड तुर्रा एंड कलंगी टू देम।
लिखो, इस लोकनाट्य में दो पक्ष होते हैं, इस लोकनाट्य में दो पक्ष होते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में दो पक्ष होते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स इन दिस फोक थिएटर। ए बी लगा लो। शिव पक्ष, पार्वती पक्ष, टीम शिवा एंड टीम पार्वती। इन दोनों पक्षों के बीच में डायलॉग का कंपटीशन होता है, दोनों एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं। संवाद प्रतिस्पर्धा क्या होती है? दोनों के बीच में डायलॉग कंपटीशन होता है, उसको बोलते हैं गम्मत। क्या बोलते हैं? लिखो, दोनों पक्षों के बीच संवाद प्रतिस्पर्धा होती है। देयर इज डायलॉग कंपटीशन बिटवीन बोथ ग्रुप्स। दोनों पक्षों के बीच संवाद प्रतिस्पर्धा होती है। देयर इज डायलॉग कंपटीशन बिटवीन बोथ ग्रुप्स, जिसे गम्मत कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज गम्मत, जिसे गम्मत कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गम्मत कहा जाता है। किसको? दोनों बीच में जो एक दूसरे को डायलॉग सुनाते हैं, डायलॉग को क्या बोलते हैं? उस कंपटीशन क्या बोलते हैं? गम्मत। कि भाई गम्मत कर रहे हैं ये, इसे गम्मत कहा जाता है। बाकी क्या होता है? नॉर्मली लोकनाट्य, जैसे अभी आप ये बता रहे थे बेटा नहीं ख्याल है, तो एकदम ग्राउंड पड़ा है, ग्राउंड में लोग खड़े हैं, बीचों बीच कर लेते हैं, वैसा ही है। स्टेज थोड़ी लगाते हैं कोई अलग। हाँ, ये ऐसा लोकनाट्य में स्टेज लगते हैं और बाकायदा स्टेज की सजावट होती है। एक स्टेज इधर है, एक स्टेज इधर है, इधर शिव वाली साइड के लोग बैठे हैं, इधर पार्वती वाली साइड के लोग बैठे हैं, झंडे लगाते हैं। मतलब कंपटीशन का मतलब है हम युद्ध करेंगे। एक युद्ध तलवारों से होता है, भालों से होता है, हम युद्ध डायलॉग सुना करें। ये इधर से डायलॉग बोलेगा, वो उधर से उसका रिप्लाई देगा। तो बाकायदा शिवजी वाली जो साइड होती है, उनके झंडे का रंग था भगवा। कैसा रंग था? भगवा रंग का झंडा लगाया करते। और उधर जो पार्वती वाली साइड होती, उस झंडे का रंग था हरा। कैसा रंग था? क्योंकि शुरू करने वाले कौन थे? तुकनगिर और सहाली। तुकनगिर बैठते शिव वाली साइड में, तुकनगिर हिंदू थे, इसलिए झंडा कैसा लगा लिया? भगवा। सहाली बैठते पार्वती वाली साइड में, वो मुस्लिम थे, इसलिए झंडा कैसा लगा लिया उन्होंने? तो एकमात्र लोकनाट्य इसमें मंच की सजावट की जाती है, कौन सा है? देखो, इस लोकनाट्य में मंच की सजावट की जाती है। स्टेज इज डेकोरेटेड इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में मंच की सजावट की जाती है। स्टेज इज डेकोरेटेड इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में मंच की सजावट की जाती है। स्टेज इज डेकोरेटेड इन दिस फोक थिएटर। लिख लो, शिव पक्ष के झंडे का रंग बराबर भगवा, पार्वती पक्ष के झंडे का रंग बराबर हरा। शिव पक्ष के झंडे का रंग सैफरन, फ्लैग ऑफ टीम शिवा एंड फ्लैग ऑफ टीम पार्वती, सैफरन और ग्रीन। शिव पक्ष के झंडे का रंग कैसा होता है? भगवा। और पार्वती पक्ष के झंडे का रंग कैसा होता है? हरा। अच्छा, बाकी लोकनाट्य में जो कलाकार होते हैं वही बस आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। ये कैसा लोकनाट्य बीच बीच में दर्शकों से बुलवाते हैं, जय वगैरह लगवा लेते हैं, उनसे कुछ पूछ लेते हैं। तो एकमात्र लोकनाट्य इसमें दर्शकों के भाग लेने की संभावना होती है, वो कौन सा? लिखो, इस लोकनाट्य में दर्शक भी भाग ले सकते हैं। ऑडियंस ऑल्सो कैन टेक पार्ट इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में दर्शक भी भाग ले सकते हैं। ऑडियंस ऑल्सो कैन टेक पार्ट इन दिस फोक थिएटर। अच्छा, ये लोकनाट्य बेसिकली था तो उधर चंदेरी साइड का। अपने इधर राजस्थान में ये लोकप्रिय हुआ मेवाड़ में। कहां पर हुआ? और मेवाड़ में इसको लोकप्रिय करने वाले दो आदमी थे, सहेड़ू सिंह और हमीद बेग। कौन कौन दो बंदे बताओ देखे? इन्होंने इसको कहां पे लोकप्रिय किया? लिखो, सहेड़ू सिंह तथा हमीद बेग ने। सहेड़ू सिंह एंड हमीद बेग। सहेड़ू सिंह तथा हमीद बेग ने इसे मेवाड़ में लोकप्रिय किया था। पॉपुलराइज्ड इट इन मेवाड़। पॉपुलराइज्ड इट इन मेवाड़। इसे मेवाड़ में लोकप्रिय किया था। कहां पर लोकप्रिय किया था? आपने पूछ लिया सर मेवाड़ में कहां पे किया, तो केंद्र लिखो, मुख्य केंद्र कौन से? चित्तौड़ में दो जगह पड़ती है। एक जगह नाम है गोसुंडा, क्या नाम है? और एक जगह नाम है निम्बाहेड़ा। दोनों चित्तौड़ में जगह पड़ती है, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। कौन कौन सी जगह बता दोगे? गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। आप में से कहीं को लगता होगा सर गोसुंडी है गोसुंडा है, क्योंकि हमने पहले तो गोसुंडी अभिलेख पढ़ा था। तो चित्तौड़ में दो जगह भाई, एक का नाम है गोसुंडी, एक का नाम है गोसुंडा। दोनों अलग अलग जगह। पहले तो मैं तो खुद ही कंफ्यूज रहता था कि यार ये कहीं गोसुंडी को गोसुंडा नहीं लिख दिया हो किताब वालों ने गलती से। तो एक दिन किसी क्लास में स्टूडेंट ने पूछा सर ये गोसुंडी है गोसुंडा? मैं यार लिखा पढ़ा तो गोसुंडा ही है। फिर भगवान जाने चित्तौड़गढ़ वाले बताए भाई
इधर में एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं सर, गोसुंडी अलग है, गोसुंडा अलग है, और ये जिसकी आप बात करो गोसुंडा ही है। तुम इतने यूं यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि दोनों अलग है? उसने कहा सर मेरा गांव तो पड़ता है गोसुंडी और मेरा ननियाल पड़ता है गोसुंडा। भाई ठीक है यार, फिर तो पापा कार्ड में लिखा होगा बारात गोसुंडी से गोसुंडा जाएगी। तो अपने को क्लियर हो गया कि नहीं भाई, गोसुंडी अलग है, गोसुंडा अलग। गोसुंडी वो है जहां पे श्रृंगार कंवर ने बावड़ी बनवाई, गोसुंडी वह है जहां से हमें एक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिलता है जो कि बताता है कि वैष्णव संप्रदाय भागवत संप्रदाय था। और गोसुंडा वो है जो किसका मुख्य केंद्र है? तुर्रा कलंक। किसका? लिखो मुख्य कलाकार, मुख्य कलाकार चेतराम, ताराचंद, जयदयाल, ओंकार सिंह। कौन कौन नाम बताओ देखे? चेतराम, ताराचंद, जयदयाल और आपको सिंपल आपसे पूछेगा चेतराम, जयदयाल, ओंकार सिंह जैसे कलाकार कौन से ख्याल से जुड़े हुए थे? तो कौन से ख्याल से? तुर्रा। कौन सी ख्याल है? ये मुख्य मुख्य ख्याल हुई भाई। तो देखो शुरुआत वाली तीन के नाम तो है आपकी जगह के नाम पे। कुचामणी में ख्याल की जाए तो कुचामणी, जयपुर में की जाए तो जयपुरी, विशाखापट्टी में की जाए तो, और हेले मारने पड़े हे तो अली बख्श जी ने शुरू की इसलिए, डब बजा बजा के करे इसलिए, भगवान कृष्ण को याद करें इसलिए। दो याद रखने, एक तो भेंट के दंगल और एक तुर्रा। दो नाम अलग से याद रखने, बाकी तो याद रह जाएंगे आप। ये ख्याल एक लोकनाट्य जिसके अलग अलग भाग है हमने पढ़े। अब दूसरा लोकनाट्य लिखो आप, लिखो नौटंकी। नौटंकी। इस लोकनाट्य में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 9 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 9 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 9 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन दिस फोक थिएटर। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का? 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का। ये बेसिकली थी तो मथुरा के पास में एक जगह पड़ती है हाथरस। कौन सी जगह? लिखो, यह लोकनाट्य हाथरस शैली से प्रभावित है कि वहां की स्टाइल है दिस फोक थिएटर हैज इन्फ्लुएंस ऑफ हाथरस स्टाइल। हाथरस शैली से प्रभावित, उसका इन्फ्लुएंस है हाथरस का इसमें। यह लोकनाट्य हाथरस शैली से प्रभावित, दिस फोक थिएटर हैज इन्फ्लुएंस ऑफ हाथरस स्टाइल। अब हाथरस एंड मथुरा के पास में अपना कौन सा इलाका लगेगा? भरतपुर। तो अपने कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय होगी? भरतपुर। लिख लो, यह राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ। इट बिकम पॉपुलर इन भरतपुर एरिया ऑफ राजस्थान। तो कहां के लोग नौटंकी करते हैं अपने? भरतपुर के। यह राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ। इट बिकम पॉपुलर इन भरतपुर रीजन ऑफ राजस्थान। तुम भरतपुर क्यों क्या नहीं करता भाई नौटंकी? इसको आती थोड़ी नौटंकी आती इधर? इसको एक भी वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता है। अभी तो मैंने कहा कि नौटंकी वो होता है, इसमें कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? तो अपने राजस्थान में कहां पे लोकप्रिय हो गई? तो आप वैसे याद रखना, भरतपुर के पास मथुरा, मथुरा के पास में हाथरस नाम की जगह पड़ती है। तो वो प्रभाव कौन सा आ गया इस पे? अपने शुरू करने वाले कौन थे? तो लिखो प्रवर्तक। प्रवर्तक भूरीलाल जी, भूरीलाल जी। और मुख्य कलाकार लिखो गिरिराज प्रसाद। प्रवर्तक लिख लो भूरीलाल जी और मुख्य कलाकार लिख लो गिरिराज प्रसाद। ठीक है, कहानियां लिखो, मुख्यों की कहानियां कौन सी? अमर सिंह राठौड़, अलाउद्दल, सत्यवान सावित्री, हरीशचंद्र तारामती, कौन कौन से बताओ देखे?
अमर सिंह राठौड़, अलाउद्दौल, सत्यवान सावित्री और हरिश्चंद्र। अमर सिंह राठौड़ आप जानते हो, है ना, नागौरवाड़ा अपने राजा। अलाउद्दौल आप जानते हो, महोबा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ते हुए परमादित्य चंदेल के 2 सेनापति थे, मारे गए थे। सत्यवान सावित्री मैंने दिन बीच में बात बताई थी आप, है ना, सत्यवान नाम का लड़का जो मर जाता है, यमराज उसकी लाश लेने के लिए आते हैं, सावित्री उसकी पत्नी और उसको बचा लेती है। तो जो पतिव्रता नारी की जो कहानी है, उस कहानी का नाम क्या गया? हरिश्चंद्र। तारामती भी सुना ही होगा। आज भी कोई ज्यादा सच बोलता आदमी अपने कहते हैं राजा हरिश्चंद्र है। तो जो राजा हरिश्चंद्र थे, उनकी रानी थी, उनकी रानी का नाम क्या था? तारामती। तो उनको क्या क्या संकट भोगने पड़े थे, उनके ऊपर आधारित जो कहानी, उसका नाम क्या हो गया आपका? हरिश्चंद्र तारामती। कौन कौन से हो गए बताओ देखिए? अमर सिंह राठौड़, अलाउद्दौल, सत्यवान सावित्री। ये कौन सा लोकनाट्य हो गया? नोट। अगला लिख लो, तमाशा। मैंने आपको जयपुर पढ़ाया तब मैंने 2-4 बातें लिखवाई थी कि जयपुर के एक राजा थे सवाई प्रताप सिंह, उसके समय में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ था और इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुला के। इसका मतलब लोकनाट्य कहां का है? यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। ओरिजिनली दिस फोक थिएटर बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। ओरिजिनली दिस फोक थिएटर बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। ओरिजिनली दिस फोक थिएटर बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई प्रताप सिंह, यह जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। यह जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। लिखो। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। उस समय अपने जयपुर में बहुत अच्छी डांसर हुआ करती, गोहर जान। क्या नाम था? ये भी यहां भाग लिया करती, तमाशा भाग लेती। वो ये जयपुर शहर है, महिलाएं भाग लिया करती थी। लिखो, गोहर जान नामक नृत्यांगना, ए डांसर नेम्ड गोहर जान। गोहर जान नामक नृत्यांगना, ए डांसर नेम्ड गोहर जान। गोहर जान नामक नृत्यांगना तमाशा में भाग लेती थी। पार्टिसिपेटेड इन तमाशा। तमाशा में भाग लेती थी। पार्टिसिपेटेड इन तमाशा। मुख्य कहानियां भैया, कौन कौन सी कहानियों पे तमाशे करते थे? एक कहानी है जोगी जोगण की कहानी। इस पे तमाशा किया जाता होली वाले दिन। एक कहानी हीर रांझा, इस पे तमाशा किया जाता होली के अगले दिन। एक तमाशा था जुठन मिया। यह किया जाता शीतलाष्टमी को। एक तमाशा आपके गोपीचंद भरतरी। यह किया जाता चैत्र अमावस्या को। बताओ देखें, जोगी जोगन का तमाशा कब किया जाए? हीर रांझा का, जुठन मिया और गोपीचंद भरतरी। गोपीचंद भरतरी का नाम सुना होगा, है ना? भरतरी बहुत बड़े राजा हुए, बहुत महानतम विद्वान और महानतम राजाओं में से एक राजा कौन हुए थे? भरतरी। लेकिन बाद में राजा भरतरी संन्यास धारण कर लेते हैं और राजा भरतरी के मामा हुए थे, उन मामा जी का नाम था गोपीचंद। क्या नाम था? तो उन्होंने भी इनके साथ संन्यास लिया। तो मामे भांजे दोनों संन्यास ले लेते हैं। हमारे पौराणिक कहानियां ये कहती है गोपीचंद भरतरी मरे नहीं, आज भी अमर है। खूब सारे लोगों के लिए ऐसी बातें की जाती है। मैंने पहले बताया था, हनुमान जी के लिए कहते हैं कि वो मरे नहीं, अलाउद्दौल के लिए कहते हैं कि वो मरे नहीं, इनके लिए सुंदरदास जी महाराज के लिए कहते हैं कि वो मरे नहीं, गोपीचंद भरतरी के लिए कहते हैं कि वो मरे नहीं।
और आज भी साधु और सन्यासियों के भेष में इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी कोई युवा सन्यासी आपके घर पर जोड़े में 2 लोग एक साथ आए, आप समझना कि वो दोनों कौन आ गए आपके घर पे, राजा भर्तृहरि और उनके मामा जी कौन थे। और मुझे तो गोपीचंद की तो एक बात खूब ही अच्छी लगती है। गोपीचंद जब सन्यासी बनते हैं तो अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी माँ को जाके कहते हैं कि भिक्षाम देही माते, के माता मुझे क्या प्रदान करो, भिक्षा। कि भाई सन्यासी का जीवन तो कैसे बीतेगा, भिक्षा से बीतेगा, भीख दो मुझे खाने के लिए कुछ, तो भिक्षा दो। तो माँ ने कहा कि जब तुम सन्यासी बनने का इरादा कर ही चुके हो तो मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगी, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगी। क्या दूंगी, तुम्हारे शिक्षा दो, मैं उसे भिक्षा समझ लूंगा जो तुम बात कहोगी। क्या देना चाहती हो। क्या एक शिक्षा यह है कि आज के बाद तुम जब भी सोओगे तो हमेशा मखमले गद्दे पर सोओगे, बहुत अच्छा गद्दा लगा हुआ होगा उसी पर जाके सोओगे। आज के बाद जब भी तुम खाना खाओगे तो हमेशा 56 भोग खाओगे, तो छोटा मोटा खाना नहीं खाना। गोपीचंद मुस्कुराए, गोपीचंद ने मुस्कुरा कहा कि माते मुझे लगता है मेरे सन्यासी बनने की वजह से तुम्हारा दिमाग हिल गया है। इतने दिन तक तो ठीक है, मैं राज परिवार का सदस्य था तो मैं एकदम गद्देदार अच्छे बिस्तर पे भी सो सकता था, मखमली बिस्तर पे सो सकता था, मैं अच्छा खाना भी खा सकता था। पर जब अब मैं सन्यासी बनने जा रहा हूं तो मैं कहां से लाऊंगा वो मखमली गद्दा, मैं कहां से लाऊंगा 56 भोग। अब तो जहां रूखा सूखा जो मिल जाएगा वो खा लेंगे, जहां जगह मिलेगी वहां पड़ जाएंगे। सन्यासी का जीवन तो यही होता है। माता ने कहा कि तुम मेरी शिक्षा का अर्थ नहीं समझ पाया गोपीचंद, मैं कहना चाहती हूं कि सोना तभी जब भयंकर नींद आए, सोना तभी जब उस समय जहां कहीं सोएगा वो मखमली गद्दा लगेगा, पत्थरों पे भी सोएगा तो भी नींद आएगी। खाना तभी जब भयंकर भूख लगे, उस समय जो रूखा सूखा खाएगा वो तुझे क्या लगेगा, 56 भोग। इसलिए आप में से कई आगे कहते हैं कि सर रात को नींद नहीं आती, तो नींद आनी तो चाहिए 12 बजे, अपने पड़ जाते हैं 10 बजे, बाद में सारी रात बदलते रहे करवटे हम टाइप के गीत सुनते हो। तो हमेशा सोना उसी टाइम जब भयंकर क्या है, नींद आए। जब यूं कुर्सी पे बैठे बैठे चक्कर आने लग जाए, ये मतलब है कि अब भाई नींद आने लगे तब सोया जाए अपने। खाना तभी खाया जाए जब भयंकर भूख लगे, फिर वो पीजी वाला गंदा संदा खाना भी आपको क्या लगेगा, 56 भोग लगेगा। वरना भूख ही नहीं, खाने बैठते हैं फिर कहते हैं नहीं यार खराब है, फिर बाहर जा खा के आते हो वो बार वाला और खराब है, बाहर इधर उधर फास्ट फूड खा के आते हो वो वाला और खराब रहता है। इससे अच्छा तो पीजी वाले में कम से कम ये संभावना तो है कि स्वाद खराब है उसका इतना सा है, बट मुंह को टेस्ट उसका आना बंद हो जाता है थोड़ी देर में। ये तो था पीजी वाली सब्जियां सारी एक जैसी लगने लग जाती, बाकी सब तो ठीक है, पेट तो भर ही जाता है उससे, और थोड़े दिनों में आपको आदत पड़ जाती है उसकी। तो गोपीचंद वाली मां की शिक्षाओं को याद किया जाना चाहिए। सोना तभी जब भयंकर नींद आए, खाना तभी जब भयंकर, सारा दिन मत चरा करो, है ना, सारा दिन पशु चरता है आदमी थोड़ी चरता है। चलो ये कौन सा लोकनाट्य हो गया आपका, तमाश। अगला लिखो स्वांग। अगला लोकनाट्य कौन सा है, स्वांग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्वांग मतलब अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन के ना, पौराणिक तथा ऐतिहासिक पात्र जो भी हुए उनके कपड़े पहनकर जो अभिनय किया जाता है, उनके कपड़े पहनकर जो लोकनाट्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, लिख लो। इस लोकनाट्य में, इन दिस फोक थिएटर, कलाकारों द्वारा पौराणिक तथा ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहने जाते हैं। कलाकारों द्वारा पौराणिक तथा ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहने जाते हैं। आर्टिस्ट वियर कॉस्ट्यूम्स ऑफ माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, कलाकारों द्वारा पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहने जाते हैं। आर्टिस्ट वियर कॉस्ट्यूम्स ऑफ माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, कलाकारों द्वारा पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहने जाते हैं। इसे बहुरूपिया कला भी कहते हैं, वही कहते हैं ना, इसे बहुरूपिया कला भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बहुरूपिया आर्ट। इसे बहुरूपिया कला, अलग अलग प्रकार के रूप बनाते हैं, नाम क्या पड़ गया, बहुरूपिया। इसे बहुरूपिया कला भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बहुरूपिया आर्ट। अपने भीलवाड़ा में फेमस हुई, भाई कहां पर फेमस हुई, लिख लो। राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। इट इज पॉपुलर इन भीलवाड़ा एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। इट इज पॉपुलर इन भीलवाड़ा एरिया ऑफ राजस्थान। मुख्य कहानी लिखो। एक स्वांग किया जाता है कि नाहरों का स्वांग, किसका स्वांग करते हैं, तो मुख्य कहानी मैन स्टोरी बराबर लिख लो आगे, नाहरों का स्वांग। इंग्लिश में एग्जैक्टली यही उतरना, नाहरों का स्वांग। नाहर शेर, शेर को बोलते हैं नाहर, नाहरों का स्वांग। सुनना देखो, कहते हैं पर मुगल बादशाह शाहजहां आया हुआ था। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मांडल, कौन सी जगह पड़ती है, मांडलगढ़ नहीं, मांडल। वहां पे कौन आया था, मुगल बादशाह शाह। तो वो शाम को यहां पे रुका, था यार कोई मूवी तो दिखा दो। तो उसको जो मूवी दिखाई गई वो स्वांग कौन सा है, और वो जो दिन था वो दिन था चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। दिन कौन सा था, उसके बाद में आज दिन तक चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को कौन सा स्वांग किया जाता है,
कौन सा किया जाता है? तो नाहरुंगा स्वांग के कोष्टक में लिखो या इसके नीचे तीर लगा के लिखो। यह स्वांग चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को मंडल में किया जाता है। दिस स्वांग इज परफॉर्म्ड ऑन 13th डायरेक्ट डे ऑफ चैत्र एट मंडल। यह स्वांग चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को मंडल में किया जाता है, मंडल भीलवाड़ा में। दिस स्वांग इज परफॉर्म्ड ऑन 13th डायरेक्ट डे ऑफ चैत्र एट मंडल। यह स्वांग चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को मंडल में किया जाता है। कहां किया जाता है? मंडल। नीचे एक लाइन और लिख लो। यह स्वांग मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। दिस स्वांग वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। यह स्वांग मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। दिस स्वांग वाज परफॉर्म्ड, दैट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में शुरू किया गया था। लिखो मुख्य कलाकार। ये तो परशुराम जी और एक जानकीलाल भांड। जानकीलाल जी सबसे अच्छे कलाकार हुए भाई इसके। और जानकीलाल भांड का तो नाम ही पड़ गया मंकी मैन। क्या कहा जाता है इनको? हनुमान जी अच्छे बनते होंगे कोई से, तो मंकी मैन। एक तो सुनना, देखो भांड एक जाति है। भांड क्या है कि जो ये बहुरूपिया कला करती थी। स्वांग करने वाली जाति का नाम ही क्या है? भांड। तो सबसे पुराने एक्टर ही कोई हुए तो वो कौन हुए? भांड। इसलिए आज भी अपनी आदत पड़ी हुई है कि अपने बॉलीवुड वाले जितने एक्टर होते हैं इनके लिए हर कोई कह देता है कि भांड है। ये कह देते हैं अपने। ऐसे नहीं कहना आज के बाद, ये जाति सूचक गाली है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। वास्तव में एक तो हम उस जाति के प्रति अपनी नफरत दिखा रहे होते हैं, गलत भावनाएं प्रदर्शित कर रहे होते हैं। दूसरा, उस कला के प्रति हम डिसरेस्पेक्ट कर रहे होते हैं उसको, कि नहीं यार वो कला है, उसका कोई कलाकार है, वो करता, हर कोई करके दिखा दे। बहुरूपियों वाला वो तो मैं हमेशा कहता हूँ यार कितनी नेचुरल एक्टिंग करते हैं वो लोग, कि वो जब गांव के अंदर एक्टिंग करने के लिए आया करते थे तो बच्चों को वाकई डर लगता था कि राक्षस है। और जानकीलाल जी का तो एक किस्सा ही है कि जानकीलाल जी तो एक बार भीलवाड़ा एसपी ऑफिस में चले गए थे, एसपी बन के। 5-7 दिन उन्होंने नोटिस किया एसपी साहब कब आते हैं, कैसे उतरते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। ये दिन कपड़े उपड़े सिलवाए, लगाए सितारे यहां पर अपने, लगाए अशोक स्तंभ, और एंड टाइम जो टाइम होता है उस टाइम पे एकदम एसपी ऑफिस में घुसे। जितने पुलिस वाले खड़े थे उन सबने सलूट मारे। एक ही पुलिस वाले को पता नहीं चला कि एसपी साहब नहीं है। एकदम अंदर ऑफिस में जाके चेयर पे बैठ के और पुलिस वाले और सब आगे खड़े हो गए। हाँ साहब, तब जाके आगे लो पैसे लाओ। किस बात के? मैं जानकीलाल भांडू और मैं तो एक्टिंग कर रहा था, मैं एसपी थोड़ी हूं। तब जाके पुलिस वालों को पता चला। इससे ज्यादा नेचुरल एक्टिंग तो और क्या ही होगी। तो भांड जाति है जिस जाति का मुख्य पैसा ही एक्टिंग करना हुआ करता था। इसलिए आज के बाद कोई कम से कम ये नहीं कहेगा। फिर यदि आप ये चीजें बोलते हो, फिर पढ़े लिखे मेरे गांव के अनपढ़ आदमी में कोई फर्क नहीं है। शिक्षा संस्कार पैदा करती है, और यदि संस्कार पैदा ना करे फिर तो पढ़े ही क्यों? ना पढ़ते तो भी वही की वही बात थी। आप याद रहेगी बात। और ये मैंने बता ही दिया कि हमारे साथ दिक्कत क्या हुई कि हमने इन लोक नाट्यों को, इस एक्टिंग को कभी सीरियस नहीं लिया। इसलिए अपने इन आज वाले कलाकारों को सीरियस नहीं लेते, और अपने बॉलीवुड वालों के लिए उस प्रकार की बातें मिल जाएगी। तो मैं हमेशा कहता हूं आप घर पे जाके कह दो कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे डांस सीखना है, तो घर वाले कह देंगे अब ये भंडों वाला काम करेगा, क्योंकि वो एक जाति विशेष का काम हुआ करता था। तो हम यदि आज के टाइम में ये बात बोलते हैं तो ये गलत बात है। तो आज के बाद कम से कम कोई ये सब तो ना बोले भाई। ध्यान रहे आपको। उस तमाशा में मैंने कलाकार नहीं लिखा है ना, लिखो तमाशा में 2-3 कलाकारों के नाम लिख लो। एक लाइन नहीं लिखनी, 2-3 नाम लिखने। तमाशा में मुख्य कलाकार लिख लो। फूलजी भट्ट, गोपीजी भट्ट, यह भट्ट परिवार ही था। फूलजी भट्ट और गोपीजी भट्ट। वैसे भट्ट नाम देख लो तब समझ जाना। उतार लिया? आगे लिख लो, ये लिख लो भवाई। भवाई मैंने एक डांस बताया था, तब मैंने कहा था कि उदयपुर संभाग में भवाई नाम की एक जाति रहती है, वो करती है बस सेम उसी भवाई समुदाय द्वारा डांस किया जाए तो भवाई डांस, और नाट्य किया जाए तो भवाई नाट्य। लिखो उदयपुर संभाग में इन उदयपुर डिवीजन, उदयपुर संभाग में इन उदयपुर डिवीजन भवाई समुदाय द्वारा यह लोकनाट्य प्रस्तुत किया जाता है। भवाई कम्युनिटी परफॉर्म दिस, द पीपल ऑफ भवाई कम्युनिटी परफॉर्म दिस फोक थिएटर
भवाई कम्युनिटी परफॉर्म्स दिस फोक थिएटर। भवाई समुदाय द्वारा यह लोकनाट्य प्रस्तुत किया जाता है। बाकी ज्यादातर लोकनाट्य की आप कहानियां देख लो, या तो पौराणिक कहानियां, कैसी कहानियां, ऐतिहासिक। इन लोगों ने थोड़ा अलग किया, इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किए। किस पर व्यंग्य किए? उन पर कटाक्ष किए, सटायर किए। लिखो, इस लोकनाट्य में, इन दिस फोक थिएटर, सामाजिक समस्याओं पर कटाक्ष किए जाते हैं। सटायर्स आर मेड ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। सटायर्स आर मेड ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किए जाते हैं, सामाजिक समस्याओं पर कटाक्ष किए जाते हैं। सटायर्स आर मेड ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक समस्याओं पर क्या किया जाते हैं? अच्छा, बाकी कोई भी लोकनाट्य होता है ना, उसमें जो भी कलाकार होते हैं मंच पे आके अपना नाम बताते हैं। मैं भी बता रहा था, अलीबक्स वाले में बता रहा था, अलीबक्स मंच पे आ गए थे कि मैं मुंडावर को नवाब छू, रात को ठाकर छू, पूरा नाम बता के जाते। ये एकमात्र लोकनाट्य इसमें कलाकार मंच पे आके अपना जो परिचय वो नहीं देते। लिखो, इस लोकनाट्य में, इन दिस फोक थिएटर, इस लोकनाट्य में, इन दिस फोक थिएटर, कलाकारों द्वारा मंच पर अपना परिचय नहीं दिया जाता है। आर्टिस्ट don't introduce themselves on stage. Artists don't introduce themselves on stage. कलाकारों द्वारा मंच पर आकर अपना परिचय नहीं दिया जाता। Artists don't introduce themselves on stage. सीधा सीधा सब दो कलाकार होते हैं, एक महिला कलाकार होती है, कौन होता है? पुरुष कलाकार। पुरुष कलाकार को तो बोलते हैं सग्गा जी, क्या बोलते हैं? और महिला कलाकार को बोलते हैं सग्गी जी। लिख लो, पुरुष कलाकार बराबर सग्गा जी, महिला कलाकार बराबर सग्गी जी। मेल आर्टिस्ट और फीमेल आर्टिस्ट, पुरुष कलाकार को क्या बोलते हैं? सग्गा जी, और महिला कलाकार को क्या बोलते हैं? सग्गी जी। सग्गा जी, सग्गी जी जानते हो सारे? ब्याई जी, बहन जी, अब तो जान गए। समधी समधन है, अब जान गए? अब भी कोई नहीं समझा? कौन है जो समधी समधन, सग्गा जी, सग्गी जी और ब्याई जी, बहन जी से भी नहीं समझा? आगे पहले पड़ गई तो बस वो वैसे नाम पड़ गए इनके। मुख्य कहानियां लिखो। एक कहानी है बिक्का जी बाग जी, एक कहानी है जसमल ओडन। अब इनकी लोकल कहानियां। कौन कौन सी दो कहानियां बताओ? देखिए, बिक्का जी बाग जी, और दूसरी कौन सी है? ये जसमल ओडन वाली जो कहानी है ना, ये बाद में अपने भारत के एक बहुत अच्छी थिएटर आर्टिस्ट भी, शांता गांधी, कौन एक महिला भी, और शांता गांधी ने नाटक देखा, उनको लगा रही है तो बहुत अच्छी कहानी है। उन्होंने बाद में इस नाटक को करवाना शुरू किया लोगों से, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेके गई इसको। तो जसमल ओडन नाम के नाटक को अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाने वाली महिला कौन है? नीचे लिखो, जसमल ओडन के तीर लगा के लिखो। शांता गांधी ने इसे अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई थी। शांता गांधी पॉपुलराइज्ड इट ऑन इंटरनेशनल लेवल। शांता गांधी का अंडरलाइन करने सवाल पूछा हुआ। शांता गांधी ने इसे अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई थी। शांता गांधी पॉपुलराइज्ड इट ऑन इंटरनेशनल लेवल। शांता गांधी ने इसे अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई थी। शांता गांधी पॉपुलराइज्ड इट ऑन इंटरनेशनल लेवल। किसने अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई? शांता गांधी। चलो कल, बाकी कल पढ़ेंगे।